मज़ीद इसमें कुछ और आइटम्स हैं, इनको भी हम नोट करते हैं। जैसे इशूड 3000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट पार फॉर $5 पर शेयर। तो 3000 शेयर्स जो हैं कॉमन स्टॉक के आपने इशू किए हैं $5 पर शेयर के हिसाब से। तो 3000 टू 5 15,000 बनता है। तो ज़ाहिर एक नए शेयर आप इशू करेंगे तो बेसिक एंट्री हमने अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस में भी देखी थी। जब आप शेयर्स इशू करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और आपका जो कॉमन स्टॉक है उसको हम क्रेडिट करेंगे $15,000 से। इसी तरह से डिविडेंड के हवाले से इंफॉर्मेशन देख लें। डिविडेंड्स $14,000 के आप पे कर रहे हैं, तो ये भी हमने अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस में इसकी इंटरेस्ट नोट की हुई हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स जब भी आप डिविडेंड पे करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर दें, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी कम होती हैं, उसी में से डिविडेंड दिए जा रहे होते हैं, और कैश को क्रेडिट करते हैं 14,000 से। तो बेसिकली दिस एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट द रिकन्स्ट्रक्शन, और इसको हम रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं जो चेंजेस आ रही होती हैं हमारे कैश फ्लोज में। और यहाँ पे अगर हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, एक ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है, तो ये फुल फ्लैज बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है जिसमें जो इम्पैक्ट है फाइनली इसको हम नोट करते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश होता है, इन सबको सम कर लिया जाता है और इसमें फिर ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो क्लोजिंग कैश फाइनली आ जाता है, जो कि यहाँ पे 70,000 की सूरत में शो हो रहा है। बहरहाल एक इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन दिस कंपनीज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नंबर ए, इशूड कॉमन स्टॉक फॉर $40 कैश, यानी आपने कॉमन स्टॉक जो है ये इशू किया है और $40 कैश का ये कॉमन स्टॉक है। अब जाहिर है कि जब कॉमन स्टॉक आप इशू करेंगे तो आप कैश को डेबिट करेंगे और कॉमन स्टॉक को क्रेडिट करेंगे $40 से। सिंपल एंट्री है। बी पार्ट में देख लें, पेड $70 कैश टू रिटायर अ नोट पेबल एट इट्स $70 मेच्योरिटी वैल्यू। कह रहे कि अब आपने क्या किया कि $70 कैश पे किया है एक नोट पेबल को रिटायर करने के लिए, उसकी मेच्योरिटी पर $70 ही वैल्यू थी। तो इसका मतलब है कि गेन तो आपको नहीं हुआ ना फिर कोई। तो ज़ाहिर है कि जब आप नोट पेबल पे करेंगे तो नोट पेबल को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे $70 से। इस तरह से कैश डिविडेंड आप दे रहे हैं $15 का, तो उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे $15 से। पेड $5 कैश टू एक्वायर इट्स ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक के बारे में भी आपको याद हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रेजरी स्टॉक भी आपको पता है कि एक तरह का हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ट्रेजरी स्टॉक को हम डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इससे रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में चीज़ें आएंगी, अगर हम जनरल एंट्रीज़ को देख लें तो आप ये देखते जाएं कि एक तो स्टॉक इशू किया है, पैसा आया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये $40 प्लस होंगे। इस तरह से नोट पेबल सेटल किया, पे किया, तो ये कैश आउट हुआ होगा बिजनेस से, $70 नेगेटिव ब्रैकेट शो करेगा। डिविडेंड पे करेंगे, वंस अगेन कैश जाएगा बिजनेस से, तो ये भी $15 नेगेटिव में आ रहा है। और ट्रेजरी स्टॉक एक्वायर किया है तो भी कैश पे किया है, $5 चाहिए नेगेटिव में। अगर हम इसको एडजस्ट करें, प्लस माइनस करें, तो नेट जो वैल्यू आएगी फाइनेंस एक्टिविटीज़ की माइनस में आ रही $50। और रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें, जनरल एंट्रीज देखें तो वो ये है जो भी मैंने आपको डिस्कस करके बताइए। तो इस तरह से जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है, यानी सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखें कि जो हमने न्यू इक्विटी इशू की है, जो शेयर्स इशू किए हैं, उसकी वजह से कैश बिजनेस में आया है। बाकी जो 3 ट्रांजैक्शंस थी VCD, इनकी वजह से कैश हमारा आउट ही हुआ है, तो ये हम नेगेटिव यानी ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद इसको सम अप कर लेंगे तो ओवरऑल जो नेट हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश है ये नेगेटिव में रिपोर्ट होगा $50। ओके, अब ओवरऑल सबरी है, आप इसको लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं। हमने इसको ऐसे सिंपली कैलकुलेशन करके इसको देख लिया है। इसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस है। कैश फ्लो एनालिसिस बेसिकली क्या है इसको भी समझ लें। अब जाहिर है कि आपने ये सीख लिया और आपको ये पता चल गया कि
हमारे पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको कैसे हम देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है इनको हमने कैसे नोट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब कुछ बेसिक रेशोज़ हैं, जैसे आपने अकाउंटिंग रेशोज़ पढ़नी है, करंट रेशो होती है, क्विक रेशो होती है और बहुत सारी रेशोज़ हैं आपके पास, कॉस्ट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसी तरह से एक रेशो हम बनाते हैं कैश फ्लोज के हवाले से, जो कि इस बात की जो है अलामत होती है कि हम इस बेस पे कोई डिसीजन ले सकें रिगार्डिंग कैश फ्लोज। मैनेजर्स इसको बेसिकली जो है वो इस रेशो को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कैश फ्लोज क्या जा रही है। तो उसके लिए बेसिकली ये तो एक सैम्पल आपके पास डाटा है जिसमें कैश फ्लोज तीनों एक्टिविटीज़ से बताए जा रहे हैं। तो ये जो रेशो है कैश फ्लो ऑन टोटल एसेट्स, इसको ज़रा समझ लें। इसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यानी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसको ऊपर रखना आपने, और डिनोमिनेटर जो होगा वो हो गया एवरेज टोटल एसेट्स। यानी एवरेज टोटल एसेट्स अगर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे अभी मैं आपको बैलेंस शीट एक बता रहा था, 2014 और 2015 का रिकॉर्ड था। तो अगर आपने एवरेज टोटल एसेट्स निकालने हो तो फिर आप करेंगे इस तरह से कि 2014 के टोटल एसेट्स और 2015 के टोटल एसेट्स इनको प्लस कर लेना और डिवाइड कर देना 2 पे। तो जो आंसर निकलेगा दैट इज़ योर एवरेज टोटल एसेट्स। तो मौजूदा साल के जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो ऊपर रखना है, उसको डिवाइड कर देना है एवरेज टोटल एसेट्स के ऊपर। तो जो रेशो आएगी दैट इज़ आर कैश फ्लो ऑन टोटल एसेट्स। तो ये दूसरी इनकम बेस्ड रेशोज़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको हम जज कर सकें कि हमारी कंपनी जो है वो किस तरह से मैनेज कर रही है और क्या उसके रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरह से आप अब इसमें एक स्प्रेडशीट यूज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, यानी स्प्रेडशीट से मुराद है आप एक्सेल पे इसको जो है वो किस तरह से नोट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सेल पे भी बन जाती हैं, आप उसका रिकॉर्ड एक्सेल पे भी रख सकते हैं। तो ये एक सैम्पल आप देखेंगे, ये एक सैम्पल जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेल शीट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप ये भी इस तरह भी इसको मैनेज कर सकते हैं, एक्सेल पे भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी नीड्स के कंपनी की पॉलिसी क्या है, एक्सेल पे बनाना है या कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना है जो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा आप देख लें। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है, जो भी बैलेंस शीट अकाउंट्स होते हैं। और आपको मैंने बताया था कि कैश फ्लो अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे तो उसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और कितना पे कर रहे हैं, बस। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता है कि हम पूरा नेट इनकम से मामला स्टार्ट करते हैं और नॉन कैश आइटम ऐड करते हैं, फिर जो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट लायबिलिटीज़ है उनमें जो चेंजेस आ रही हैं उनको नोट करते हैं। जबकि अगर डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों को ही देखना होगा। एक आपका जो एक चीज़ आपने ये देखनी है कि कैसे जो है वो कहाँ से कैश आ रहा है, और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि कहाँ पे आप कैश पे कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में दोनों वैसे मेथड्स हैं ये यूज़ होते हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड से ही हम बेसिकली जो है वो इसको बनाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपने जैसे ही देखना कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ हुई हैं, कैश अकाउंट को व्यू कर लें तो आपका ये कैश फ्लो बन जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो अब ये डायरेक्ट मेथड फॉर रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे प्लस माइनस करके। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा जो है वो चैप्टर एंड हो गया है कैश फ्लोज का। तो इसमें अगर आप कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो
तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे।